हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो से मैं आपको क्लास 10 सोशल साइंस का जो इकोनॉमिक्स है उसका चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट कराने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, हम इसमें एनसीईआरटी बुक के जो क्वेश्चन आंसर्स गिवन है उसको करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि मैं आपको इंग्लिश भी करा रहा हूँ, तो इसलिए अब इंग्लिश के साथ साथ एसएसटी के लिए या सोशल साइंस के लिए आपको अलग से कोई और वीडियोस ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरे साथ इंग्लिश के साथ साथ इकोनॉमिक्स का और मतलब सोशल साइंस का कोर्स भी यहीं से कर लीजिए और अपनी नोटबुक्स को तैयार कर लीजिए ताकि हम फाइनल की तैयारी के लिए पीछे ना रह जाएं किसी से। ठीक है जी। तो इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ, एक बार आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी के जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स है उसको करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 है डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री कैन जनरली बी डिटर्मिन्ड बाय, ऑप्शंस गिवन है आपको, इट्स पर कैपिटा इनकम, सेकंड ऑप्शन है इट्स एवरेज लिटरेसी लेवल, थर्ड ऑप्शन है हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या है बच्चों? ऑल ऑफ द अबव, ये आपका आंसर है। तो ये जो एनसीईआरटी का बच्चों एसएसटी की बुक्स हैं जो आपके पास इकोनॉमिक्स की, उसके डेवलपमेंट वाला चैप्टर सबसे पहले चैप्टर के लास्ट में चले जाइए, उसमें जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसका ये पहला क्वेश्चन है और ये आंसर भी मैंने साथ के साथ आपको बता दिया है। ओके जी। तो चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। बच्चों चैप्टर नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज हैज़ बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देन इंडिया। बच्चों वो कह रहा है कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं इंडिया के, परफॉर्मेंस उनकी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे बेहतर है, किस कंट्री की बेहतर है इंडिया के मुकाबले? तो पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा ऑप्शन है श्रीलंका, तीसरा ऑप्शन है नेपाल, चौथा ऑप्शन है पाकिस्तान। तो बच्चों आंसर है इसका श्रीलंका। श्रीलंका की परफॉर्मेंस बेटर है ह्यूमन डेवलपमेंट में एज कंपेयर टू इंडिया। ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एज्यूम देयर आर 4 फैमिलीज इन अ कंट्री, द एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ दीज फैमिलीज इज ₹5,000। इफ द इनकम ऑफ 3 फैमिलीज इज ₹4,000, ₹7,000 and ₹3,000 respectively, what is the income of the 4th family? तो बच्चों वो कह रहा है कि अज्यूम करो 4 फैमिलीज हैं, एवरेज पर कैपिटा इनकम कितनी आ रही है सबकी? 5,000। इफ द इनकम ऑफ थ्री फैमिली कितना है? 4,000, 7,000 और 3,000 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द इनकम ऑफ द 4th फैमिली? तो बच्चों ये सिंपल एवरेज वाला हम क्वेश्चन का अगर समझ लें इसको, तो 4 है ना फैमिलीज, 4,000 प्लस 7,000 प्लस 3,000 प्लस x डिवाइडेड बाय 4 कर लो इज इक्वल टू 5,000, जो कि हम एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं। तो एवरेज तो 5,000 आ रही है ना। सो 5,000 इज इक्वल टू 4,000 प्लस 7,000 प्लस 3,000 प्लस x अपॉन 5 करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आंसर कितना आएगा? 6,000। ठीक है बच्चों। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बच्चों 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4th क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। 4th क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन क्लासीफाइंग डिफरेंट कंट्रीज। डिफरेंट कंट्रीज को क्लासीफाई करने का वर्ल्ड बैंक का क्या तरीका है, क्या क्राइटेरिया है, किस बेसिस पे वो क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट कंट्रीज की? व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ देयर दिस क्राइटेरिया इफ एनी? तो पहला इसका आंसर है बच्चों पहले पार्ट का, इन द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 द वर्ल्ड बैंक हैज यूज्ड द क्राइटेरिया ऑफ एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम इन क्लासीफाइंग डिफरेंट कंट्रीज। तो वर्ल्ड बैंक नेचुरली इकोनॉमिक्स की ही बात करेगा। वो ये देख रहे हैं कि एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम कितनी आ रही है। बच्चों एवरेज इनकम का मतलब है टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री। तो इस बेसिस पे वो क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट कंट्रीज को। So average income or the per capita income is the total income of the country divided by its population। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू WDR रिपोर्ट। ठीक है। तो ये जो हमारी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात हो रही है, उस दूसरा पोर्शन क्या था क्वेश्चन का? व्हाट आर द लिमिटेशन, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? According to the WDR 2006, countries are classified
एज मैंशन बिलो। पहला है रिच कंट्रीज, तो बच्चों रिच कंट्रीज में आ रहा है कंट्रीज विद द पर कैपिटा इनकम ऑफ ₹4,53,000 पर एनम एंड अबव इन 2004 आर कॉल्ड रिच कंट्रीज। जिन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम या पर एनम इनकम कितनी है 4,53,000, तो उनको वो क्या बोल रहे हैं, रिच कंट्रीज। ओके, उनको क्या बोल रहे हैं वो, रिच कंट्रीज। और लो इनकम कंट्रीज कौन सी है, जिन कंट्रीज की कैपिटल पर कैपिटा इनकम कितनी है 37,000 और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज। और इन इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो इनकम कंट्रीज। तो इंडिया की जो गिनती हो रही है वो लो इनकम कंट्रीज में हो रही है बिकॉज पर कैपिटा इनकम इन 2004 वाज जस्ट ₹28,000 पर एनम। Rich countries excluding countries of Middle East and certain other small countries are generally called developed countries। Rich countries को जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ को अगर छोड़ दिया जाए या और दूसरी छोटी कंट्रीज़ को छोड़ दिया जाए तो वो क्या कहलाती हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़। और बच्चों इसकी लिमिटेशंस क्या है इस क्राइटेरिया की, इट डजंट टेल अस हाउ दिस इनकम इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल। लिमिटेशन ये है कि ये नहीं बताता कि इनकम किस तरीके से लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की गई है। अ कंट्री मे हैव मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, एक कंट्री की डिस्ट्रीब्यूशन मोर इक्विटेबल हो सकती है। पीपल में नीदर वेरी रिच नॉर एग्जैक्टली एक्सट्रीमली पुअर, पीपल ना ही पूरे गरीब हो सकते हैं ना ही पूरे अमीर हो सकते हैं। और इन अनदर कंट्री द सेम एवरेज इनकम 1 पर्सन में बी एक्सट्रीमली रिच, और इसमें 1 पर्सन तो बहुत रिच हो सकता है और अदर में बी वेरी पुअर, और बाकी बहुत सारे पुअर हो सकते हैं। सो द मेथड ऑफ एवरेज इनकम डजेंट गिव करेक्ट पिक्चर ऑफ ए कंट्री। तो जो मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एवरेज इनकम है वो सही पिक्चर नहीं बताता किसी कंट्री की, उनके इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चों दिस सिस्टम हाइड्स डिस्पैरिटीज अमंग पीपल, तो ये उनके बीच में जो डिस्पैरिटीज है, असमानता है, उसको नहीं दिखाता। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, in what respect is the criteria used by UNDP for measuring development different from one used by the World Bank? बच्चों the criteria used by the World Bank, the average income, that is per capita income, is the main criteria used by the World Bank in classifying different countries. So according to the World Bank report, World Development Report 2006 published by the World Bank, countries with per capita income of $10066 per annum and above in 2004 are called rich countries और developed countries। तो इनको क्या बोला जाएगा, developed countries। और दूसरी तरफ वो countries जिनकी per capita income $825 और less है, उनको हम क्या बोलते हैं, low per capita income countries। ठीक है जी। सो द UNDP कंपेयर कंट्रीज बेस्ड ऑन HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, ऑन द एजुकेशनल लेवल्स ऑफ पीपल, देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम ऑफ एवरेज और एवरेज इनकम। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूज्ड बाय UNDP इज बेटर बिकॉज इट इज ए wider indicator in which besides per capita income, health and education are also included। तो इसलिए किसी भी देश की डेवलपमेंट का जो साइन है वो सिर्फ इनकम पर कैपिटा इनकम नहीं हो सकता, ना ही होना चाहिए, उसमें हेल्थ और एजुकेशन को भी इंक्लूड किया जाता है, जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर बात करें तो। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों, व्हाई डू वी यूज एवरेजेस, हम एवरेजेस को क्यों यूज करते हैं, आर there any limitations to their use, illustrate with your own examples related to the development। तो इसका बच्चों आंसर है, वो कह रहा है कि क्या, क्वेश्चन पहले अच्छी तरह समझ ले। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाई डू वी यूज एवरेज, हम एवरेजेस को क्यों यूज करते हैं और उसकी लिमिटेशन क्या है इनके यूज की, को एग्जांपल देके समझाओ। वी यूज एवरेजेस फॉर कंपैरिजन बिटवीन 2 countries, 2 persons और एनी 2 or more things। देयर आर द लिमिटेशन, इसकी लिमिटेशंस भी हैं। एवरेज डोंट टेल अस द सिमिलैरिटीज और डिफरेंस बिटवीन 2 countries और पर्सनस और थिंग्स, इसमें हमें कहीं भी सिमिलैरिटीज या डिफरेंस को फाइंड नहीं किया कर पाते। बाय एवरेज ओनली वन एस्पेक्ट, इनकम एंड साइज एटसेट्रा, इन केस ऑफ कंट्री मार्क्स फॉर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी एटसेट्रा, इन केस ऑफ स्टूडेंट कैन बी कंपेयर्ड, ऑल एस्पेक्ट्स और अचीवमेंट्स आर नॉट कंपेयर्ड।
एवरेज में हम सिर्फ एक ही एस्पेक्ट ले रहे हैं इनकम का और उसके इनकम के साइज का, और बाकी कंट्री और चीज़ों का कोई भी एस्पेक्ट उसमें इग्नोर किया जाता है। एज ओनली वन एस्पेक्ट इज कंपेयर्ड, और जैसा कि हम सिर्फ एक ही एस्पेक्ट कंपेयर किया जा रहा है, इट डजंट गिव ट्रू पिक्चर ऑफ अदर कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज, पर्सन्स और थिंग्स। उसमें दूसरी चीज़ों का कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता, उसको एक एस्पेक्ट को इग्नोर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स डिफर इन हाइट, हेल्थ, टैलेंट, इंटरेस्ट। द हेल्दीएस्ट स्टूडेंट में नॉट बी द मोस्ट इंटेलिजेंट और टॉपर इन स्टडीज। जो हेल्दी स्टूडेंट है जरूरी नहीं है कि वो टॉपर हो या इंटेलिजेंट हो क्लास में। सिमिलरली इन द केस इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीज और स्टेट्स, अ कंट्री मे बी अहेड दैन द अदर कंट्री इन अदर फील्ड इन वन फील्ड बट मे लैग बिहाइंड द अदर फील्ड, कि किसी एक क्षेत्र में वो आगे हो सकती है और दूसरे क्षेत्र में पीछे हो सकती है। सो एवरेज डू नॉट गिव द ट्रू पिक्चर या करेक्ट पिक्चर, सही पिक्चर एवरेजेस कभी भी नहीं बताती। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? केरला विद लोअर पर कैपिटा इनकम, उनकी लोअर पर कैपिटा इनकम है, हैज़ ए बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग दैन पंजाब। उनकी बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग है पंजाब से। हैंस पर कैपिटा इनकम इज नॉट यूजफुल क्राइटेरिया, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो पर कैपिटा इनकम है वो यूजफुल क्राइटेरिया नहीं है एट ऑल, एंड शुडंट बी यूज टू कंपेयर स्टेट्स, और स्टेट्स को कंपेयर करने के का ये सही तरीका नहीं है। डू यू एग्री? क्या आप ये मानते हो कि ये सही है? डिस्कस करिए। तो बच्चों उसका आंसर है इट इज़ द करेक्ट टू से दैट द पर कैपिटा इनकम इज नॉट यूजफुल क्राइटेरिया, कि यूजफुल क्राइटेरिया नहीं है एट ऑल, एंड शुड नॉट बी यूज टू कंपेयर स्टेट्स ड्यू टू रीजंस एज मेंशन्ड बिलो। और ये इसको क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए उसके कारण ये बताएं। मनी कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू नीड टू लिव वेल। आपको अच्छा जीवन जीने के लिए ज़रूरी नहीं है कि पैसे की ज़रूरत हो। एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए मनी ही सब कुछ नहीं है। इनकम बाय इटसेल्फ इज नॉट ए कंप्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर, इनकम ही अकेला एडिक्वेट इंडिकेटर नहीं और मटेरियल गुड्स का और सर्विसेज का दैट सिटीजन्स आर एबल टू यूज़, जो सिटीजन्स को उसको यूज़ करते हैं। देयर कैन नॉट बी ए पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट इन ए कॉलोनी ऑफ रिच पीपल अनलेस द होल कम्युनिटी टेक्स प्रिवेंटिव स्टेप्स। जब तक कि सारी सोसाइटी उसमें प्रिवेंटिव स्टेप्स ना ले, पॉपुलेशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं मिल सकता। समटाइम्स इट्स बेटर टू हैव कलेक्टिव सर्विसेज, कई बार हो सकता है कि हमें कलेक्टिव सर्विसेज करनी पड़े, लाइक सिक्योरिटी ऑफ द होल लोकेलिटी दैन टू हैव ए इंडिविजुअल सिक्योरिटी फॉर वंस ओन होम। आप कोई एक व्यक्ति, अपने अमीर व्यक्ति अपने अकेले घर के लिए भी चौकीदार रख सकता है और पूरी सोसाइटी एक चौकीदार भी रख सकती है। अगेन ए स्कूल में बी ओपन फॉर चिल्ड्रन ऑफ अ होल कम्युनिटी और देन टू और चिल्ड्रन ऑफ अ रिच पर्सन, कि एक बहुत बड़ा स्कूल खोला जा सकता है सारी कम्युनिटी के लिए, या अमीर बच्चों के लिए भी एक स्कूल खुल सकता है। केरल एक बेटर इंडिकेटर है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए रैंकिंग देन पंजाब, वो पंजाब से ज़्यादा उसका ह्यूमन डेवलपमेंट है इंडेक्स। इन केरल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ 11, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की नवजात बच्चों का रेट है जो 11 है एज़ कम्पेयर टू 49 इन पंजाब, क्योंकि पंजाब में 49 है। वेयर द पर कैपिटा इनकम इज़ मच मोर देन इन केरला, जबकि उनकी पर कैपिटा इनकम केरला से बहुत ज़्यादा है। इट इज़ ₹26,000 वेयर एज इट इज़ केरला ₹22,800। इट इज़ बिकॉज केरला हैज़ एडिक्वेट बेसिक हेल्थ, उनके पास बेसिक हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं। सिमिलरली इन सम स्टेट्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फंक्शंस वेल एंड पीपल गॉट राशंस रेगुलरली, वेयर इन सम स्टेट्स राशन शॉप्स डोंट फंक्शन प्रॉपरली। कुछ स्टेट्स में पीडीएस सिस्टम होने की वजह से, अच्छा होने की वजह से राशन लोगों को सही समय पे मिल जाता है, रेगुलरली मिल जाता है, और कुछ स्टेट्स में नहीं मिल पाता। एट सच प्लेसेस पीपल फेस अ शॉर्टेज ऑफ ग्रेन्स, उनको ग्रेन्स की शॉर्टेज रहती है एंड अफेक्ट देयर हेल्थ। Thus it is clear that the state shouldn't be compared on the basis of the per capita income alone। ठीक है जी, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ दो पर कैपिटा इनकम को ही पैमाना ना माना जाए दो स्टेट्स को कंपेयर करने के लिए। ठीक है जी, चलो आगे 8th क्वेश्चन की हम बात करते हैं बच्चों। सो बच्चों 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड आउट द प्रेजेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट आर यूज्ड बाय द पीपल इन इंडिया, व्हाट कुड बी द अदर पॉसिबिलिटी 50 years from now। द आंसर
है इसका बच्चों, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, आ गया ना आपको, कि फाइंड आउट द प्रेजेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। प्रेजेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फाइंड करो जो लोग इंडिया के लोग यूज़ करते हैं। व्हाट कुड बी अदर पॉसिबिलिटीज, 50 साल के बाद हम आज से 50 साल आगे की बात करें तो और कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी इंडियन लोग यूज़ कर सकते हैं। द प्रेजेंट सोर्स ऑफ एनर्जीज दैट आर यूज्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया आर इलेक्ट्रिसिटी, कोल, क्रूड ऑयल, काउ डंग एंड सोलर एनर्जी। ये तो हमें सबको पता है कि ये यूज़ करते हैं। अदर पॉसिबिलिटीज 50 years from now could include ethanol, biodiesel, nuclear energy and better utilization of wind energy, especially with the imminent danger of the oil resources running out। क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि ऑयल रिसोर्सेज हमारे धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, तो हमें इस तरह की एनर्जी, विंड एनर्जी को इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाएगा। न्यूक्लियर एनर्जी को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं आने वाले 50 साल तक। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाई इज द यूज ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट क्यों है डेवलपमेंट के लिए? बच्चों सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स दैट डेवलपमेंट शुड मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर नीड्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है बच्चों वो डेवलपमेंट जो हमारी प्रेजेंट नीड्स को तो पूरा करे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर डिमांड्स। कि हम आज ही अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल ना करें कि आने वाली जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना। However, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and level of the development are not sustainable। पिछले 20वीं सदी के हाफ से ही बहुत सारे साइंटिस्ट इस पे जोर दे रहे हैं, वार्न कर रहे हैं हम लोगों को कि जिस तरीके से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। द इशू ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैज़ इमर्ज फ्रॉम रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इन द पास्ट सेंचुरी। पास्ट सेंचुरी में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है वो ठीक नहीं है, वो बहुत ज़रूर से ज़्यादा हुआ है जो कि सस्टेनेबल नहीं है। इट इज़ फेल्ट दैट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैड लेड टू द रेकलेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन की या इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए एक्सप्लॉयटेशन कर लिया है नेचुरल रिसोर्सेज का। ऑन द अदर हैंड द स्टॉक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। और दूसरी तरफ नेचुरल रिसोर्सेज का जो स्टॉक है वो बहुत लिमिटेड है। सो द ग्रोथ ऑफ ऑल द कंट्रीज इन द फ्यूचर इज लाइकली टू बी इंडेंजर्ड, और डेंजर में है इफ द लिमिटेड रिसोर्सेज आर कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। Under these circumstances, the issue of sustainability has importance for development. A number of resources are being reused, overused। कुछ resources को हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर पा रहे हैं, ज़रूर से ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। जैसे कि ग्राउंड वाटर इज अंडर सीरियस थ्रेट ऑफ ओवर यूज़। इसका बहुत ज़्यादा सीरियस थ्रेट है कि वो ओवर यूज़ हो रहा है। कहाँ पे? पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में। द वाटर लेवल हैज़ डिक्लाइंड ओवर 4 मीटर, 4 मीटर से नीचे चला गया वाटर लेवल। As a result of it, if we go on overusing, there will be a water crisis in future। तो आने वाले समय में वाटर क्राइसिस होने वाला है। Similarly, if non-renewable resources are used recklessly, these will also be exhausted, और वो भी exhaust हो जाएंगे। चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? The earth has enough resources to meet the need of all, but not enough to satisfy the greed of one person। ये बहुत पुरानी कहावत भी है कि पृथ्वी के पास, हमारी धरती के पास इतने रिसोर्सेज है कि हम वो सबकी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, बट इतना कुछ नहीं है कि वो सभी के लालच को पूरा कर पाए। किसी एक पर्सन का लालच ही इतना ज़्यादा अगर बढ़ जाएगा, ग्रीड इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो फिर वो रिसोर्सेज भी कम ही पड़ जाते हैं। हाउ इज़ दिस स्टेटमेंट रेलेवेंट टू द डिस्कशन ऑफ डेवलपमेंट? ये डेवलपमेंट में ये डिस्कशन कि जो डेवलपमेंट की जो डिस्कशन है उसमें ये कैसे रेलेवेंट है, ये आप डिस्कस करिए। तो सोल्यूशन क्या बच्चों इसका? दिस स्टेटमेंट इज रेलेवेंट टू द डिस्कशन ऑफ डेवलपमेंट सिंस बोथ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड। वो हैंड इन हैंड जाएंगे। एज द स्टेटमेंट क्लेम्स आर अर्थ हैज इनफ रिसोर्सेज। हमारी अर्थ के पास इनफ रिसोर्सेज हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, टू सेटिस्फाई एवरीबॉडीज नीड, सभी लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। इफ़ वी यूज़ दैम इन एन इकोनॉमिक मैनर, अगर हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट द कंजम्पशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द रिसोर्सेज इज आल्सो क्रूशियल।
कंजम्पशन और उसका मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। सो वी नीड टू यूज़ द रिसोर्सेज कीपिंग आर इन्वायरमेंट प्रोटेक्टेड। हमें अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट रखने के साथ साथ ही उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंड क्लियर सो दैट देयर इज एन बैलेंस बिटवीन द डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ आर रिसोर्सेज, एज अदरवाइज आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर द डेवलपमेंट विल बी स्टेगनेटेड। और नहीं तो अगर रिसोर्सेज को हमने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो डेवलपमेंट एक पॉइंट आ जाएगा कि उससे आगे नहीं बढ़ पाएगी। स्टैग्नेट का मतलब होता है स्थिर हो जाना, फिर उससे आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। लिस्ट अ फ्यू एग्जांपल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन दैट यू मे हैव ऑब्जर्व्ड अराउंड यू। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन द एरिया आर एज फॉलोज। Air pollution has increased due to immense emission of smoke from factories and vehicles. एयर पोल्यूशन इसकी वजह से हो रहा है, फैक्ट्रीज के धुएं की वजह से और व्हीकल्स के से जो धुआं निकलता है। देयर इज एन इंक्रीज इन द वाटर पोल्यूशन ड्यू टू शॉप्स एंड स्मॉल फैक्ट्रीज इन द रेजिडेंशियल एरिया। इसकी वजह से हमें वाटर पोल्यूशन भी होता है। देयर इज ए नॉइज पोल्यूशन ड्यू टू द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स एट नाइट एंड ब्लोइंग ऑफ हॉर्न अननेसेसरली ऑन द रोड्स बाय द डिफरेंट व्हीकल्स। और अननेसेसरली रोड्स पे जो व्हीकल्स का जो हॉर्न बजता है वो भी नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करता है, और लाउड स्पीकर से भी। पीपल थ्रो गार्बेज वेयर एवर दे वॉन्ट। लोग जहाँ मन करता है वहाँ गार्बेज फेंक देते हैं, कूड़ा फेंक देते हैं। परहैप्स देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर दैट डस्टबिन इन द स्ट्रीट्स और रोड साइड्स। शायद डस्टबिन्स की प्रोविजन नहीं है स्ट्रीट्स में या रोड साइड्स में। Sometimes people urinate in open on the roadside due to the lack of the public conveniences। और पब्लिक टॉयलेट्स ना होने की वजह से लोग सड़क पे खुले में ही पेशाब करते हैं और एनवायरनमेंट को गंदा करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 11th क्वेश्चन भी। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ये सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के कंप्लीट हो गए। चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स क्लास 10 सेशन 2024-25 का पहला चैप्टर मैंने आज करा दिया है। मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं आपको सारा कोर्स कंप्लीट करा के दूंगा, इंग्लिश का और साथ के साथ SST का। ठीक है बच्चों, और फिर हम अक्टूबर तक सारा कोर्स कंप्लीट करके मज़े से रिविज़न करेंगे बिना स्ट्रेस के। विशिंग यू गुड लक।